गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर स्मिता पांडे। मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक लेक्चर लेने वाली हूँ। और आपने पिछले क्लासेस में इंटरप्रिटेशन के एक इंट्रोडक्शन को समझा है, क्यों ज़रूरत है इंटरप्रिटेशन की, हम लोग जब एक्ट बनाते हैं तो क्या होता है और उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। फिर हमने ये भी समझा कि उसके वेरियस रूल्स हैं और उनमें से एक रूल आपने ऑलरेडी समझ लिया है, विच इज़ लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आज हम लोग दूसरा रूल समझ रहे हैं, वो है मिस्चिफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत पुराने केस, हेडन्स केस है, उसके थ्रू इसको डेसिफर किया गया, समझा गया और इसको आज के डेट में अप्लाई किया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है फॉर इंटरप्रिटेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड ये बहुत यूज़ होता है। और ये आप अगर इसका जब रूल को पूरी तरह से समझेंगे तब समझेंगे कि इसके थ्रू इंटरप्रेट करना आसान है और सही डिसीजंस हो पाते हैं। और ये मैं नहीं कहूँगी कि बाकी रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी रूल्स भी इम्पोर्टेंट है, बट इनकी भी एक इम्पोर्टेंस है, विच इज़ मिस्चिफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इन मिस्चिफ रूल आप वर्ड मिस्चिफ से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मिस्चिफ करके रूल लाता है या कंस्ट्रक्ट करता है। एक्चुअली मिस्चिफ हो कहीं या कुछ मिस्चिफ हो रहा हो, उसको एलिमिनेट करना या उसको सप्रेस करना, ये पर्टिकुलर रूल का काम है। ये जो हेडन्स केस है, इसके थ्रू ये इस पर डिसीजन लिया गया और इसको इंटरप्रेट किया गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और इसके कुछ नियम बताए गए। So, if we understand the meaning, the literal and golden rules are concerned with finding out what Parliament said, यानी उन्होंने क्या कहा जब वो ये एक्ट बना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, या फिर जो एक्ट बनी है लिटरली वो क्या कहना चाह रही है। ये बहुत ज़रूरी है लिटरल और गोल्डन रूल में। आगे के क्लासेस में हम लोग गोल्डन रूल भी समझेंगे। अगर उसके अपोज हम मिस्चिफ रूल को समझें तो मिस्चिफ रूल क्या है, वो बताता है कि पार्लियामेंट क्या मीन कर रहा था जब ये एक्ट बना रहा था, तो क्या कह रहा है उसको सेट असाइड कर सकते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका मतलब रहा होगा जब वो ये बात कह रहा है, या फिर जब ये बात कह रहा है तो वो किस तरह से उसको अप्लाई करना चाह रहा था। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कुछ केसेस में, और तब हम मिस्चिफ रूल का एप्लीकेशन करते हैं। तो ये क्या करता है, जो मिस्चिफ है जिसको जिसको करेक्ट करने के लिए स्टैट्यूट आया था, उस मिस्चिफ को एलिमिनेट करना है, सप्रेस करना है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा, नॉट व्हाट पार्लियामेंट इज सेइंग, व्हाट द एक्ट इज सेइंग, बट पार्लियामेंट क्या कहना चाह रहा था जब वो इस मिस्चिफ को हटाने की कोशिश या करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लाइट में स्टैट्यूट को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि हेडन्स केस है, बहुत पुराना केस है, 1584 का केस है। उसमें जो जजेस थे उन्होंने वेरियस स्टेप्स दिए और स्टेप्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की, या उन्होंने आगे के लिए फ्यूचर जजेस के लिए ये स्टेप्स बताए। इन स्टेप्स के थ्रू आप पता करो कि फिर आप मिस्चिफ रूल अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पहली बात, और दूसरा कि कैसे अप्लाई करोगे। तो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले जजेस ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कीजिए। आप जब ये क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे तो आपको अपने खुद समझ में आ जाएगा कि जो मिस्चिफ है उसको हम लोग क्योर या रिप्रेस या फिर एलिमिनेट कैसे करें, या फिर करने के लिए हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना होगा। सो लेट्स गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट। आप जानते हैं कि जो एक्ट्स है उसके पहले एक कॉमन लॉ था, और आपको ये भी पता है कि इंडिया जो है कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करता है। तो जब ये एक्ट आया है, ऐसा तो नहीं रहा है कि कुछ भी इससे रिलेटेड कभी रहा ही ना हो। कुछ तो रहा होगा जो ये बताता होगा कि भाई आप अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो ये लॉ इस पर अप्लाई करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं साइबर लॉज की, तो जो साइबर लॉज है वो एक रिसेंट है, आईटी एक्ट रिसेंट है, और ये क्राइम, साइबर क्राइम जो है वो होता है, उसके लिए वो रेमेडी है। बट अगर मैं ये कहूँ कि कॉमन लॉ क्या था उसके पहले,
तो आप डेफिनेटली आईपीसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो क्राइम ही तो था, बस प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है और एक्चुअली उससे एमिनेट होके ये जो साइबर क्राइम या साइबर आईटी एक्ट जो है वो आता है। तो आपको अगर साइबर क्राइम को इंटरप्रेट करना है या साइबर लॉज को इंटरप्रेट करना है, तो डेफिनेटली आप उसके पहले कॉमन लॉज की तरफ जाएंगे जो वहाँ पे रहा होगा, या फिर जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इस तरह की चीज़ें पहले, या फिर और भी जैसे हैरेसमेंट है या फिर चाइल्ड रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों के लिए आप पहले कॉमन लॉ की तरफ जा सकते हैं। जब आपको मिस्चिफ रूल अप्लाई करना है कि उसके पहले कॉमन लॉ क्या था, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन लॉ था जिससे एमिनेट होकर एक पर्टिकुलर एक्ट आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जब कॉमन लॉ था तो देर इज नो जरूरत फॉर अनदर एक्ट, तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर कोई डिफेक्ट रहा होगा, उसकी वजह से ये नया एक्ट आया है। तो आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या मिस्चिफ था और मिस्चिफ के इस डिफेक्ट को हटाने के लिए या मिस्चिफ को हटाने के लिए कोई एक्ट क्यों नहीं था। तो जब नहीं था इसके लिए आया है, तो वो कौन सी मिस्चिफ थी जिसको हटाने के लिए ये एक्ट आया है, और उसके लिए कॉमन लॉ में कोई प्रोविजन नहीं था। जैसे मैंने बोला साइबर क्राइम की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्राइम जो है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, डिफरेंट तरीके से है, तो इसके लिए ऑल्दो ये क्राइम है बट इसके लिए प्रोविजंस नहीं है किसी में, तो हमें एक मिस्चिफ क्या हो गई है, इंटरनेट की क्राइम्स है, ठीक है। तो उसके क्राइम्स को हटाने के लिए हमने ये एक्ट लाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब कौन सी रेमेडी प्रोवाइड की गई है, कि क्या जब ये मिस्चिफ होता है तो ये एक्ट ने कौन सी रेमेडी दी है। तो व्हाट इज द रेमेडी नाउ प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू डील विद मिस्चिफ और डिफेक्ट फॉर विच कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड अ क्योर। तो ये अब इन्होंने क्या सोल्यूशन दे दिया है। तो ये आप जब मिस्चिफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप ये चीज को भी समझेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू एड्रेस इज द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, यानी क्या कारण है कि हमें रेमेडी चाहिए। जैसे मैं अगर साइबर क्राइम की बात करूं, तो ये बहुत अपस्केल्ड है। सपोज करो इंसिडेंट बहुत एक दो हुए रहते, तो हम लोग उसको उतना शायद उसके लिए एक्ट बनाने के लिए नहीं सोचते, बट बहुत ज्यादा होने लगे, डिस्टर्बेंस बहुत होने लगी, तो उसके लिए हमारा रीजनिंग आया कि भाई जरूरी है एक पर्टिकुलर एक्ट फॉर दिस। उसी तरह से चाइल्ड के लिए है, तो बहुत ज्यादा होने लगा और बहुत तरह से होने लगा, तो देयर वाज a requirement of a POCSO law. The court then interprets the act in such a way as to cure the mischief. So what was the reason for this? तो as I told you, ये बहुत पुराना केस है, 1584 का केस है, हेडन्स केस। तो जब हम लोग ये सारे आंसर्स पता कर लेते हैं चारों क्वेश्चंस के, तो फिर हम कोशिश करना शुरू करते हैं कि हाउ डू वी suppress the mischief, advance the mischief, suppress anything that would lead to continuance of the mischief, advance the cure and remedy according to the true intent of the makers of the act for public benefit. तो अब हम जो mischief है, जिसके लिए हम ये इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्ट को, तो जो मिस्चिफ है उसको हमें क्या करना है, उसे सप्रेस करना है। तो अब हम उस एक्ट को उस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि वो मिस्चिफ सप्रेस हो, पहला। उसके बाद रेमेडी का रेमेडी दूं, सोल्यूशन दूं उसके लिए, मिस्चिफ के लिए। तीसरा, इस तरह से उसको सप्रेस किया जाए कि वो वापस आगे से कंटिन्यू ना हो वो मिस्चिफ, यानी ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर केस में तो हमने सप्रेस कर दिया, बट नेक्स्ट केस में क्या वापस से वो आ जाएगा, या फिर ये मिस्चिफ अभी एग्जिस्ट ही करेगा उस सिनेरियो में, वी अगेन इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। So advance the cure and remedy according to the true intent of the makers of the act for public benefit, क्योंकि as you know जो acts बनते हैं वो public benefit के लिए ही बनते हैं। सो इसके लिए कुछ केसेस हम लोग देखेंगे और केसेस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहला स्मिथ एंड ह्यूजेस केस है, विच इज ऑल्सो नोन एज सॉलिसिटिंग केस, और ये 1960 का केस है।
तो इसके फैक्ट्स को थोड़ा समझते हैं हम लोग। इस केस में एक्चुअली किस चीज़ को इंटरप्रेट करना था, इसमें सेक्शन 1(1) ऑफ स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 को उन्हें इंटरप्रेट करना था। व्हाट वाज दैट एक्ट अबाउट, या फिर व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर सेक्शन अबाउट? उस सेक्शन में ये कहा गया था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, स्पेसिफिक टर्म यूज्ड वाज कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स, वो स्ट्रीट में अपने क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो जो लंदन के स्ट्रीट्स थे और इंग्लैंड के स्ट्रीट्स थे, उसमें डिस्टर्बेंस होती थी, लोग आना जाना बंद करना चाहते थे रात में, स्पेशली आफ्टर 8 PM, क्योंकि उससे उनको डर होता था, कष्ट होता था। वो सोचते थे कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो हमें उधर से आने जाने में दिक्कत है, हमारा एक जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसको रोकने के लिए, यानी क्या मिस्चिफ है कि भाई लोग डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको स्टॉप किया जाए, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा कि ये एक्ट है। और इस एक्ट का स्पेसिफिक सेक्शन 1(1) इज सेइंग दैट देयर शुड बी no prostitution by common prostitutes. Specifically, they should not actually solicit any client on the street. The word are common prostitutes and in a street. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आगे के केस में हम लोग इसको भी समझेंगे, कॉमन प्रोस्टिट्यूट को, और हम लोग स्ट्रीट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि मैरी थेरेसा स्मिथ और क्रिस्टीन टोलन, ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक्चुअली सॉलिसिट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को ऑन द स्ट्रीट। सो व्हेन दे फर्दर फाउंड आउट, दे फर्दर वेंट डीपर, तो उनको समझ में आया कि अब वो स्ट्रीट जो कि 39 कर्जन स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट पर नहीं, उसके बालकनी में, विच इज 8 to 10 feet अबव द स्ट्रीट लेवल, उसमें बैठ जाती हैं, और बैठकर वो मेटल से रैक करती है, आवाज करती है बालकनी के रेलिंग पर, और उससे कस्टमर्स को सॉलिसिट करती हैं कि तुम लोग क्या आना चाहते हो, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है मुझसे मिलने में या इधर आने में। और वो एक पर्टिकुलर साइन से ये भी बताती है कि देखो ये पर्टिकुलर डोर है, इसके थ्रू आओगे तो तुम डायरेक्टली मेरे पास आ जाओगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो सॉलिसिट तो कर रही है अपने कस्टमर को, उनको वो अटेंशन तो अट्रैक्ट कर रही है उनका, जो कि एक्चुअली दिस इज व्हाट दे वांटेड टू स्टॉप इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू। पर वो स्ट्रीट पर नहीं कर रही है, वो अपनी बालकनी में कर रही है। बालकनी को स्ट्रीट इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कंसिडर करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रीट नहीं है, वो बालकनी है। सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि टू अट्रैक्ट अटेंशन टू हर बाय टैपिंग ऑन द बालकनी रेलिंग with some metal objects and by hissing at them as they passed in the street beneath her, and having so attracted their attention, to talk with them and invite them to come inside the premises with such words as, would you like to come up here a little while? ये वो डायरेक्टली ये भी नहीं बोल रही है कि आओ आओ काइंड ऑफ, वो बोल रही क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आना चाहोगे, और उसी समय वो इंडिकेट भी करती थी कि इस डोर से तुम आओगे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, तो तुम मेरे घर पे डायरेक्टली आ जाओगे। तो यहाँ पे कंटेंशन क्या था, जैसे मैंने बताया कि बालकनी इज नॉट द स्ट्रीट। सेक्शन 1(1) ऑफ स्ट्रीट्स ऑफेंसेस एक्ट एक्चुअली सेज कि स्ट्रीट पे आप सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं, बट वो बालकनी में कर रही थी, तो इसलिए उनके हिसाब से ये एक ऑफेंस नहीं है। तो तब उनको इंटरप्रेट करना था इस पर्टिकुलर सेक्शन को फॉर द डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर केस। तो उसको इंटरप्रेट किया गया लिटरली, तो समझ में आता है कि ये ऑफेंस नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका, मतलब वो डिस्टर्ब करती रहे स्ट्रीट पे जाते हुए लोगों को, वो कस्टमर सॉलिसिट करती रहे, लोग एम्बैरस हों, डिस्टर्ब हों या पीसफुली नहीं जा पाए, तो वो तो जो मिस्चिफ था वो एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर ये हर एक कोई अपनी अपनी बालकनी से वो शुरू कर देंगे, तो वो मिस्चिफ जो है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। तो क्वेश्चन अराइजेस कि फिर
वो एक्ट का क्या मतलब बनता है, उस सेक्शन का क्या मतलब बनता है। तो हियर दे कुड नॉट अप्लाई द लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो वो वापस मिस्चिफ रूल पे गए और उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह से करेंगी तो फिर जिस कारण से, जिसको प्रिवेंट करने के लिए, जिस मिस्चिफ को एलिमिनेट करने के लिए ये सेक्शन बना है ऑफ दिस एक्ट, वो हो नहीं पा रहा है, इसके लिए इसको हम लोग को अलाउ नहीं करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने उनको गिल्टी पाया और कहा कि मिस्चिफ वाज them tapping on the balcony seeking attention from the street, क्योंकि यही रीजन है जिसके लिए ये एक्ट और ये सेक्शन बना था। तो इसलिए इस मिस्चिफ रूल को अप्लाई करके उनको गिल्टी माना गया कि हाँ उन्होंने सेक्शन 1 का उल्लंघन किया है। So Lord Parker said, everybody knows that this was an act intended to clean up the streets. I am content to base my decision on that ground and that ground only. So यहाँ पर हम एक केस के थ्रू समझ रहे हैं कि अगर लिटरल रूल अप्लाई करेंगे तो उसका डिसीजन जो है वो उतना फेवरेबल नहीं आएगा जिसके लिए ये एक्ट बना था, और इसलिए इस सिचुएशन में मिस्चिफ रूल को अप्लाई किया गया है। So what was held? Interpreted literally, there would therefore be no offense. Applying the mischief rule, it did not matter that the women were not on the street themselves, as they were still soliciting men in the street, जो कि वो continue करती रह गई, which was what the act was designed to prevent. Therefore, they were found guilty, and the mischief was then tapping on the balcony, seeking attention from the street. दूसरा केस देखते हैं हम लोग, कॉर्करी कारपेंटर वर्सेस कारपेंटर 1951। इसको ड्रंक एंड राइट केस भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लाइसेंसिंग एक्ट 1872 के सेक्शन 12 में ये कहा गया था कि जो लोग ड्रिंक करते हैं और कैरियज चलाते हैं, सो द वर्ड यूज्ड वाज कैरियज, ड्रिंक करते वक्त या ड्रिंक करके अगर वो कैरियर चलाते हैं कहाँ पर, हाईवे पर, तो फिर उनको ये, उसके लिए उन्हें ये ऑफेंस माना जाएगा और उनको उसके अकॉर्डिंग उस पर केस होगा। नाउ व्हाट द फैक्ट इज दैट जो डिफेंडेंट है जिस पर ये ऑफेंस को अप्लाई किया गया था वो एक्चुअली ड्रिंक किया था, ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, लेकिन वो बाइसाइकिल चला रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जो वो कर रहा था वो मिस्चिफ है और क्या वो पर्सन गिल्टी है। तो क्योंकि उसको यहाँ पर हम लोग को मिस्चिफ रूल अप्लाई करना है। क्यों मिस्चिफ रूल अप्लाई करना है? क्योंकि बाइसाइकिल एज अ टर्म इज नॉट अ कैरियज। वो अगर हम सेक्शन 12 को देखते हैं तो अगर लिटरल एप्लीकेशन करते हैं तो बाइसाइकिल को हम कैरियज नहीं मान सकते हैं और इसलिए ये अप्लाई ना करेगा। लेकिन जब हम इसको ध्यान समझते हैं, मिस्चिफ रूल समझते हैं और मिस्चिफ रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा ये कहना है कि जो ड्रिंक करके कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने लिए भी डेंजरस है और वो जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी डेंजरस है ना। यू नो कि जब हम लोग किसी भी व्हीकल को खरीदते हैं तो हमारे लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, यानी गाड़ी आपकी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती है जब तक आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया। आप कार का इंश्योरेंस, अपना इंश्योरेंस बाद में करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए कराना मैंडेटरी है ना। ये क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो जाए, उसके साथ कुछ बॉडीली हार्म हो जाए, तो यू विल डेफिनेटली वांट टू the government will want to actually take care of that। तो वो उनके पेरेंट्स पेट्री का कंसेप्ट है, तो उसमें उस बंदे की क्या गलती हो गई जिसका ये नुकसान हो जाए आपकी गलती की वजह से, तो उसको एक होना चाहिए प्लेस जहाँ से वो इसके लिए खामियाजा या फिर मेक गुड द लॉस कर सके। तो उसके वजह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है। तो उसी तरह के फॉर्मेट को समझते हुए यहाँ ये कहा गया है कि भाई ड्रिंक करके तुम ड्राइव नहीं कर सकते कैरियज, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नहीं जो लोग रोड पर हैं उनका भी
नुकसान हो सकता है, उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो अगर हम इसके लिटरल रूल को अप्लाई करें तो यहाँ पर समझ में आता है कि नहीं भाई, बाईसाइकिल कहाँ से कैरी है, जो कुछ कैरी थोड़ा ही कर सकता वो, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे। बट जब हम इस पर्टिकुलर एक्ट का रीजन समझते हैं, यानी कि इस मिसचिफ को एलिमिनेट करने के लिए सेक्शन आया है, तो हम समझते हैं कि भाई लोगों को जो डेंजर होगा उसको बचाने के लिए आया है। तो इसलिए ये मिसचिफ रूल अप्लाई करके पाया गया कि वो एक्चुअली गिल्टी है, बाईसाइकिल को हम लोग कैरियज मानेंगे। नेक्स्ट केस इज एलियट वर्सेस ग्रे, जो कि 1960 का केस है। इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज अगेन एन इंटरेस्टिंग केस। एक व्यक्ति का कार है, सपोज करो व्यक्ति ए है, उसका कार उसके घर के बाहर पार्क्ड है रोड पर, बहुत मन से पार्क था और वो ब्रोकन था और उसके इंजन जो है काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से उसमें पेट्रोल नहीं था। तो क्या हुआ, ए ने उसके इंश्योरेंस को कैंसिल करा दिया, क्योंकि उसको अभी कार ड्राइव नहीं करनी थी, तो उसको वो रिन्यू नहीं कराया और उसने इंश्योरेंस को अभी के लिए बंद करा दिया, कैंसिल करा दिया। तो क्या हुआ कि रोड पर लगी कार की वजह से उसको जैकअप किया गया, उसकी बैटरी को हटा दिया गया और अब वो गया लेने के लिए कार, तो वहाँ कार लेने वक्त उन्होंने बोला ऐसा, तो वो बोले नहीं, मैंने तो कार में यूज ही नहीं कर रहा था, इसलिए आप उसको ड्राइवेबल नहीं समझ सकते हैं। तो फिर उन पर एक्ट लगा, रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 का सेक्शन 35(1), जो कि कहता है कि अनइंश्योर्ड व्हीकल को इलीगली रोड पर यूज करना इलीगल है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये व्हीकल रोड पर चल तो नहीं रही है, तो ये कैसे इलीगल हुआ, क्योंकि ये तो ऐसे खड़ी है, तो किसी को नुकसान तो ये पहुंचा नहीं रही है। तो ये अगर हम लोग लिटरल रूल अप्लाई करते हैं तो ये रोड पर चल नहीं रही है, यूज नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे। बट देन द कोर्ट डिसाइडेड ऑन अप्लाइंग मिस्चिफ रूल। तो मिस्चिफ रूल को जब अप्लाई करते हैं तो कोर्ट ने क्या समझा, कोर्ट ने समझा कि मिस्चिफ रूल अप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि एक्ट क्यों आया, ये सेक्शन क्यों आया। तो ये सेक्शन इसलिए आया कि कोई एक कार जब किसी और कार को के साथ कोलाइड कर जाए, उसको ठोक देगी, किसी और पर्सन को ठोक देगी, चोट लगा देगी, तो उसको नुकसान जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो फिर उनके भले के लिए ये एक्चुअली सेक्शन लगा है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तो खड़ी गाड़ी है, ये क्या नुकसान कर देगी, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसका गाड़ी चल नहीं रही है, इंजन खराब है, तो इंजन को स्टार्ट ही ना हो, इसके लिए पेट्रोल ही नहीं डाली गई है, तो ये गाड़ी कैसे चलेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, सपोज करिए ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, तो कोई दूसरी गाड़ी इससे कोलाइड कर जाए तो नुकसान भी होगा, और मान लीजिए कोलाइड करने के बाद थोड़ा हिली एरिया में लगी है तो वो हिल से डाउन स्लाइड भी होगा, और जब डाउन स्लाइड होगा, रोल डाउन करेगा, तो उसके बाद भी नुकसान होगा। सपोज करो उसका ब्रेक ऑफ हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने समझा कि इवन दो ये खड़ी है, यूज नहीं हो रही है, तो भी इसके नहीं यूज होने के बावजूद लोगों को इससे खतरा है, तो हम लोग यूज को समझते हैं हैव द यूज ऑफ, ऐसा समझ के इसको हम अप्लाई करते हैं मिस्टिक रूल को, और हम समझते हैं कि नहीं, ये घड़ी गाड़ी भी नुकसान कर सकती है, एंड देयरफॉर ही वाज फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट केस इज डीपीपी वर्सेस बुल। ये अगर वापस हम स्टेट ऑफेंसेस एक्ट 1959 को समझें, जो कि सेक्शन 11 है, जिसमें लिखा हुआ था कॉमन प्रोस्टिट्यूट्स who loiter or solicit in public street or public place for the purpose of prostitution is not allowed। तो यहाँ पर फैक्ट क्या था, एक मेल प्रोस्टिट्यूट वो किसी और को सॉलिसिट कर रहा था, तो यहाँ पर अगेन ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई कर रहे थे, बट मजिस्ट्रेट ने उसको नॉट गिल्टी माना, अप्लाइंग द मिस्चिफ रूल। तो आपको क्वेश्चन आएगा, अरे ये कैसे, ये भी तो वही कर रहे थे। तो उन्होंने मिस्चिफ रूल को, जैसे हमने आपके क्वेश्चंस जब आपको समझाया था तो मैंने बताया था कि हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आया, व्हाट वाज द रीजन। तो यहाँ जब उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो ये एक्ट क्यों आया था, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट थी, वुल्फेंडेन रिपोर्ट,
वुल्फेंडेन रिपोर्ट जो था होमोसेक्सुअलिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, मतलब उसके जो इश्यूज होते हैं उस पर लेकर ये रिपोर्ट था और रिपोर्ट की वजह से ये एक्ट आया था। तो जब उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ा, दे वेंट बैक टू बेसिक्स, तो उन्होंने समझा कि इस रिपोर्ट में ओनली फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स का मेंशन है, मेल प्रोस्टिट्यूट्स का मेंशन है ही नहीं। तो फिर वहां पर उन्होंने इसको उस तरह से ही लिया वर्ड की तरह और उसको समझा कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ये एक्ट और ये सेक्शन अप्लाई करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बना है। यहाँ में मेल प्रोस्टिट्यूट्स की बात हुई ही नहीं है। इसकी वजह से ही इज फाउंड नॉट टू बी गिल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। लास्ट केस समझते हैं हम लोग, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती सोड्रा देवी। ये 1957 का केस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ये। इसमें इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 16(3) को समझना है, वो अप्लाई करने वाले हैं थ्रू मिस्चिफ रूल एंड अदर मीन्स। तो यहाँ पर व्हाट वाज दिस सेक्शन सेइंग अबाउट, इसमें उन्होंने कहा कि किसी के टोटल इनकम, एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को जब हमको असेस करना है, क्योंकि हमको उसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो उसके टोटल इनकम को हमें असेस करना होगा और उस इनकम पे हमें टैक्स लगाना होगा। तो हम लोग क्या क्या मीन्स के थ्रू उसके इनकम को असेस कर सकते हैं। तो उनके जैसे 16 में और बाकी है, तो 16(3) जो है वो और भी थोड़ी क्लैरिटी के साथ और भी चीजें इंक्लूड करने के लिए बताता है। जैसे पहला, so much of the income of a wife or minor child of such individual as arises directly or indirectly, यानी कि वो अपने खुद जो कमा रहा है, वाइफ का कमाई और माइनर चाइल्ड का कमाई, क्योंकि टैक्स के हिसाब से वाइफ का जो कमाई है वो इंडिविजुअल पर्सन के कमाई के साथ ऐड होता है, और माइनर चाइल्ड का भी जो भी कमाना होता है बाय एनी मीन्स में भी, कहीं पे वो कहीं पे उसको बेनिफिट मिल रही है, वो ऐड करेंगे और वो इंडिविजुअल का वो इनकम माना जाएगा। तो उसमें क्या क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या क्या, तो पहला वो कहता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वाइफ इन अ फर्म ऑफ विच हर हस्बैंड इज अ पार्टनर, यानी कि जो वाइफ है वो उस पार्टनरशिप फर्म की जिसमें कि हस्बैंड पार्टनर है वो मेंबर है, और मेंबर होने की वजह से वो कुछ कमाती है, तो जो भी वो कमाती है वो इनकम भी इंडिविजुअल के इनकम यानी हस्बैंड के इनकम में वो ऐड होगा। दूसरा, जो माइनर है उसको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप इन द फर्म, तो वो भी उस इंडिविजुअल के इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, यानी उसके साथ इन दोनों तरह के लोगों का भी इनकम इंक्लूड होके उस पर टैक्स लगेगा। सो इन दिस केस राय बहादुर नरसिंह दास दागा, उनके मरने के बाद उनकी वाइफ जो है श्रीमती सोड्रा देवी, उनका एसेस करना है इनकम, सो दैट उनका इनकम टैक्स लगे। उनका और उनके 3 मेजर बच्चे और 3 माइनर बच्चे जो कि एक जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के पार्ट थे। 1944 अक्टूबर 18 को ये जॉइंट फैमिली में सेवरेंस हुआ और उसमें जितनी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंगली वो पार्टीशन हो गया। तो फैमिली की प्रॉपर्टी अब पार्टीशन होके इन लोगों के बीच में बट गई। तो इस पार्टीशन में जो वाइफ है उनके 3 मेजर और 3 माइनर बच्चे हैं, उनको एक बिजनेस एंटिटी मिलती है, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स एंड एजेंसी शॉप एट हिरंगुट फेल to the share of SSC and 3 major and 3 minor sons। तो इससे जो कमाई आनी है अब उसको एसेस करना है और उसका इनकम टैक्स निकालना है। तो जो 3 मेजर बच्चे हैं उनके तो उनका तो इजी है। अब क्या, तो जो वाइफ थी डिसीज्ड की, वो जो है इसमें जो पार्टनर्स बने थे 3 मेजर सन्स, उसमें ये मेंबर बन जाती है, और जो 3 माइनर सन्स हैं वो भी बेनिफिट के लिए अटैच होते हैं। तो जो पार्टनरशिप बना, यानी कि 3 मेजर सन्स और एज अ मेंबर ऑफ द वाइफ एंड द 3 माइनर सन्स, बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी द पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वहाँ वो डिस्प्यूट में नहीं था। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 3 माइनर सन्स हैं
उसको एसएससी यानी कि जो वाइफ है सोडा डे की उसकी इनकम के साथ इंक्लूड करना है या नहीं करना है, क्योंकि शुड शी बी कंसीडर्ड एज एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 316(3), क्योंकि अभी भी वो क्या है, मेंबर है। तो वो जो उसकी कमाई थी और उसके 3 माइनर सन्स की कमाई थी वो किसके साथ अटैच होनी थी, इंडिविजुअल के साथ अटैच होनी थी, जो कि प्रिज्यूम्ड है कि भाई हस्बैंड जो है वो पार्टनर है और उसकी वाइफ मेंबर है, उसके 3 सन्स जो है वो माइनर है और उनको बेनिफिट्स मिल रही है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंडिविजुअल टर्म है क्या उसमें फीमेल को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्ट को पढ़ते हैं सेक्शन 16(3) को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ पर प्राइमा फेसी आइडिया ये है कि जो हस्बैंड है वो पार्टनर है, वाइफ जो है वो मेंबर है और 3 माइनर सन्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो वाइफ का और माइनर सन्स का जितनी भी कमाई है वो मेजर के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ अटैच होती है जो कि पार्टनर है। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन whether the income of minor sons from partnership to the benefits of which they were admitted was liable to be included in computing the total income of the mother who was the member of the partnership, and the second is should she be considered as an individual यानी फीमेल को इंडिविजुअल माना जाए या नहीं। तो ये अब इन्होंने वापस से रूट्स पे गए, समझने की कोशिश किए कि इसका ऑब्जेक्ट्स और रीजंस क्या है। तो इन्होंने इनकम टैक्स इंक्वायरी रिपोर्ट 1936 पढ़ा और पढ़ के समझा कि क्या इसका रीजन रहा होगा आने का और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या रहे होंगे, और फिर उन्होंने मिस्टिक रूल अप्लाई करने की कोशिश की। तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ पर हस्बैंड ही इंडिविजुअल है, वाइफ तो वो माइनर और वाइफ जो है वो डिपेंडेंट है उस पर, तो इसके लिए उस वो सिर्फ मेंबर्स हैं। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं, इनको फीमेल को नहीं मान सकते हम लोग, और दूसरा ये कि भी जो 3 माइनर्स हैं वो भी इस फीमेल के साथ उसका अटैच नहीं हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ द टैक्स इनकम, सो दैट टैक्स कैन बी टेकन फ्रॉम देयर। तो ये हो गया इसका तीसरा केस। चौथा केस जो कि आपको क्लैरिटी देती है कि मिस्टिक रूल कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपको खुद समझ में आता है कि जज को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि वो लिटरल रूल को सेट असाइड करके वो उसमें डिसीजन उस बेसिस पर लेता है कि लेते हैं कि क्या रीजन रहा होगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। द फैक्ट दैट दिस रूल हेल्प्स अचीव पार्लियामेंट्री इंटेंट, बहुत अच्छी बात यह है कि जिस भी कारण से ये एक्ट बना, पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट पास किया, जो भी रीजन रहा, वो रीजन जो है इसेंस यानी सोल वो मेंटेन रहता है और उसके थ्रू ये डिसीजन होता है, ना कि लिटरल रूल के थ्रू जहां पर गलती हो सकती है। ऑल्दो लिटरल रूल मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप्लाई कर जाता है, बट एज आई टोल्ड यू कभी कभी लिटरल रूल हो सकता है फेल कर जाए पार्लियामेंट्री इंटेंट को अप्लाई करने में। इसकी वजह से absurdity और इनजस्टिस जो हो सकती थी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो बच जाती है। और इसको अगर आप मॉडर्न टर्म्स में समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आज के डेट में इस पर्टिकुलर मिस्चिफ रूल को ही अप्लाई करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, जैसे अब जैसे जैसे हम इंटरप्रिटेशन आगे पढ़ते जाएंगे तो हम समझते हैं कि कुछ एड्स होते हैं, इंटरनल एड्स होते हैं, एक्सटर्नल एड्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो कि हमने 2-3 केसेस जब हमने समझा तो हमने समझा भी कि यहाँ पे एक्ट की जगह रिपोर्ट्स या फिर किस कारण से आया वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एड्स ले रहे हैं। तो एक्सटर्नल एड्स लेना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये क्या लेना है क्या नहीं लेना है और उससे क्या डिसिफर करना है, विच इज नॉट अ वेरी रिलायंट अप्रोच। तो इसके लिए यहाँ पर ये किसका डिसएडवांटेज होता है कि हम रिलायंस जो है एक्सटर्नल एड पर ज़्यादा पुट करते हैं। दूसरा ये है कि पर्पसिव अप्रोच है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसको अप्लाई करते हैं। तीसरी बात ये है कि क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एक्ट बनाता है, वो बहुत डिसीजंस और इसके बाद वो स्टैंडर्ड निकालते हैं, बट इस तरह से अगर मिस्टर रूल को अप्लाई करें तो जजेस जो हैं वो बनाने लगते हैं, ये स्टैट्यूट्स के लॉज को वो रिराइट करने लगते हैं, which is not it does not go down well with the democratic setup. For determining Parliament's supposed intention requires the use of wide range of aids and presumptions.
विच इज़ अगेन बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर क्या लेना है क्या नहीं, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या प्रिजम्पशंस हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ अगेन अ डाइसी सिचुएशन। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। आई बिलीव आपको कुछ समझ में आया होगा, और कुछ इश्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप रिसेंट केसेस जो हुए हों, जो आप जानते हो जिन्होंने मिस्टिफ रूल को अप्लाई किया हो, आप वो केसेस भी मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट।